नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कानून के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हों या एक जागरूक नागरिक, यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में हवा को साफ रखने के लिए क्या कानून है और केंद्रीय और राज्य प्रदूषण बोर्डों के पास क्या शक्तियां हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस कानून की कहानी शुरू होती है 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से, जहां पूरी दुनिया ने पर्यावरण बचाने की कसम खाई थी। भारत ने उसी वादे को पूरा करने के लिए 1981 में यह अधिनियम बनाया। यहाँ वायु प्रदूषक एयर पॉल्यूटेंट का मतलब सिर्फ धुआं नहीं है। इसमें कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ शामिल है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। और हाँ, 1987 के संशोधन के बाद अब इसमें शोर, नॉइज को भी वायु प्रदूषण की श्रेणी में रखा गया है। इस कानून को लागू करने के लिए दो मुख्य बॉडीज बनाई गई हैं। पहली है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), जो पूरे देश के लिए मानक तय करती है। दूसरी है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB), जो हर राज्य में जमीनी स्तर पर काम करती है और उद्योगों पर नजर रखती है। अब सवाल आता है कि इन बोर्ड में बैठता कौन है। धारा 3 और 5 के तहत इसमें एक अध्यक्ष, जो पर्यावरण विशेषज्ञ हो, 5 सरकारी अधिकारी, 5 स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य, 3 गैराधिकारी कृषि या उद्योग से, 2 राज्य निगम के सदस्य और एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव मेंबर सेक्रेटरी होता है, जो तकनीकी रूप से कुशल हो। धारा 16 केंद्रीय बोर्ड के काम बताती है। इसका मुख्य काम केंद्र सरकार को सलाह देना, राज्य बोर्डों के बीच तालमेल बिठाना और पूरे देश के लिए हवा की गुणवत्ता के मानक यानी एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तय करना है। राज्य बोर्ड का काम थोड़ा ज्यादा फील्ड वर्क वाला होता है। धारा 17 के तहत ये राज्य सरकार को सलाह देते हैं, उद्योगों का निरीक्षण करते हैं और वाहनों या फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के उत्सर्जन मानक एमिशन स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। इस तालिका को देखिए। CPCB राष्ट्रीय स्तर पर प्लानिंग करता है और मानक तय करता है, जबकि SPCB राज्य स्तर पर उन मानकों को लागू करवाता है और सीधा निरीक्षण करता है। बोर्ड के पास धारा 19 के तहत शक्ति है कि वह किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सके। वहां पर खराब ईंधन जलाने या कूड़ा जलाने पर सख्त पाबंदी लगाई जा सकती है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। धारा 21 कहती है कि बिना SPCB की इजाजत के कोई भी नया उद्योग शुरू नहीं हो सकता। उद्योग को सहमति कंसेंट लेनी होगी और प्रदूषण रोकने वाले उपकरण लगाने होंगे। अगर वे नियमों का पालन नहीं करते तो यह सहमति रद्द भी की जा सकती है। बोर्ड के अधिकारियों के पास एक्स-रे जैसी नज़र और शक्ति होती है। धारा 24 के तहत वे किसी भी उद्योग में कभी भी निरीक्षण के लिए घुस सकते हैं और जरूरी दस्तावेज मांग सकते हैं। इसमें बाधा डालना अपराध है। धारा 26 बोर्ड को फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाले धुएं का नमूना लेने की शक्ति देती है। इसका एक तरीका है, अधिकारी नोटिस देगा, मालिक की मौजूदगी में सैंपल लेगा, उसे सील करेगा और फिर सरकारी लैब में जांच के लिए भेजेगा। अगर कोई उद्योग बिल्कुल नहीं मान रहा तो धारा 31 बोर्ड को ब्रह्मास्त्र देती है। बोर्ड बिजली या पानी की सप्लाई काटने का आदेश दे सकता है और उद्योग को पूरी तरह बंद करवा सकता है। नियम तोड़ने वालों के लिए सख्त सजा है। धारा 37 के तहत 1.5 से 6 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है।
अगर उल्लंघन जारी रहता है तो 5,000 रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कानून सबको अपनी बात रखने का मौका देता है। अगर कोई उद्योगपति बोर्ड के फैसले से खुश नहीं है तो वह 30 दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकरण में अपील कर सकता है और उसके बाद एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल भी जा सकता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे सीपीसीबी और एसपीसीबी मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। जब सरकार, उद्योग और हम नागरिक मिलकर नियमों का पालन करेंगे, तभी हमें परिणाम में मिलेगी स्वच्छ वायु। उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।